डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, पर्यावरण से तात्पर्य किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं, वरन व्यक्ति के, समाज के, राष्ट्र के और इस सारी पृथ्वी के ही परिवेश से है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और सारे विश्व पर पड़ता है। पर्यावरण से तात्पर्य पेड़ पौधों, नदी, पहाड़ या किसी तंत्र विशेष से नहीं, वरन उस समग्र वास्तविकता से है जिस पर मानव मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास निर्भर है। अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक भी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा है। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे आहार पर निर्भर है, जिसका स्रोत इस पृथ्वी का जल, थल, वायुमंडल है। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रकारांतर से इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। स्वस्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का, हमारी परंपराओं का और उन सब परिस्थितियों का पड़ता है जो हमारे ऊपर आरोपित हैं या की गई हैं या की जा रही हैं। इसलिए पर्यावरण या परिवेश में जल, थल, वायु ही नहीं बल्कि वे सारे घटक महत्वपूर्ण हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी क्रियाशीलता पर पड़ता है, जैसे हमारे विचार, हमारे आचरण और हमारी परंपराएं एवं संस्कृति आदि। सदा से मानव की आकांक्षा उन्नति और विकास की रही है। जगत का अर्थ ही है गतिमान, और गति दोनों ओर संभव है, उन्नति की ओर भी और अवनति की ओर भी। पहली को हम प्रगति कहते हैं, दूसरी को अगति, विगति, अधोगति या दुर्गति कह सकते हैं। वास्तव में मनुष्य ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरोधाभासी और असंगत प्रतीत होने वाली प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है, किंतु चलचित्र, दूरदर्शन आदि में स्वतः भड़की हिंसा या खेलों में युक्तिपूर्वक की गई हिंसा अथवा अनीति से मंत्रमुग्ध भी हो जाता है। मनुष्य अपनी ही जाति या वर्ग के व्यक्तियों के प्रति प्रायः बहुत अधिक प्रतिद्वंदी होता है, किंतु कोई बाहरी खतरा उपस्थित होने पर उनके प्रति हद से ज़्यादा सहयोगी बन जाता है। वह सड़कों पर या युद्धों में सामूहिक विनाश के प्रति उदासीन रहता है, किंतु किसी खान में फंसे हुए एक व्यक्ति या किसी कुएं में गिरे हुए एक बालक की रक्षा करने के लिए ढेरों साधन जुटा लेता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो, किंतु उसमें खालिश बंदर की द्वैत प्रकृति प्रायः ही होती है। उसमें शाकाहारी बंदरों की भांति उछल कूद करने की प्रवृत्ति तो होती ही है, साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिज्ञासा भी होती है जो अत्यंत संगठित गिरोहों में रहते हैं और भांति भांति का मांस खाने में मजा लेते हैं। मनुष्य की ऐसी परस्पर विरोधी इच्छा आकांक्षाओं से निपटना असंभव होता है, फिर भी किसी प्रकार का संतुलित मध्यम वर्ग अपनाना होता है। यही बुद्धिमानी का रास्ता है। विद्वानों ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को 5 स्तरों में रखा है, महोदय, जो एक के बाद एक आते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं यथा भोजन, कपड़ा, मकान और आराम जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। दूसरे स्तर पर आती हैं सुरक्षा और भविष्य के प्रति निश्चिंतता। इनके लिए मनुष्य भांति भांति की वस्तुओं का संग्रह करता है। फिर हैं सामाजिक आवश्यकताएं, जैसे अपने परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक संगठन बनाना। चौथे स्तर पर हैं अहम संबंधी आवश्यकताएं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मतुष्टि आदि। आत्मपरितोष अर्थात उन्नति, विकास और ख्याति प्राप्ति की क्षमताओं को साकार करना व्यक्ति की अंतिम और उच्चतम अपेक्षाएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पर्यावरण का दोहन करता है। जल, थल, वायु ही नहीं, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जीव जंतुओं तक का उपयोग करता है। सभी व्यक्तियों का, यहाँ तक कि सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है, जो शोषण की सीमा तक पहुँच जाता है। इसके लिए भांति भांति की तकनीकें खोजी और अपनाई जाती हैं। प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को भांति भांति की आवश्यकता की वस्तुएं अभूतपूर्व प्रचुरता से देकर संतुष्ट किया है और आवश्यकता की सीमा रेखा भी खिसकाई है। विलासिता और सजावट की ऐसी सामग्री भी दी है जो अब बहुत कुछ आवश्यकताओं में गिनी जाने लगी है। स्वचल वाहन, दूरदर्शन, धुलाई मशीन, सफाई मशीन, सिलाई मशीन, स्टोव, चूल्हे, मिक्सी, फ्रिज आदि आदि अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य आवश्यकता की कोटि में आ गई हैं। तकनीकी और औद्योगिकी से यह सब संभव हुआ है,
किंतु एक ऐसा अल्प वर्ग भी है जिसके लिए विलासिता आवश्यकता की कोटि में आ चुकी है। विज्ञान की जनसमुदाय के लिए तो मौलिक न्यूनतम आवश्यकताएं भी विलासिता ही बनी हुई हैं। औद्योगिकरण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है उसे वह उन्नति कहकर संतोष करने लगता है और अपनी द्वैत प्रकृति के कारण यह ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्गभेद पनपा है। अमीरी गरीबी के बीच की खाई चौड़ी हुई है। जो व्यक्ति मानव की समानता, समाजवाद या साम्यवाद के गीत गाता है वही अपनी द्वैत प्रकृति के कारण अपने पर्यावरण यहाँ तक कि मानव के भी शोषण के नए नए तरीके खोजता है। यह शोषण बलात्कार की सीमा तक पहुंच गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, फलस्वरूप भांति भांति का औद्योगिकरण हुआ और जल थल वायु सब प्रदूषण के शिकार हो गए। जितना ही अधिक विकास हुआ उतना ही अधिक विनाश हुआ। प्राकृतिक संपदा का भीषण ह्रास हुआ। व्यापक वन विनाश से भूमि बंजर और मरुस्थल बन गई। एक बड़ा हवाई जहाज एक दिन में जितनी ऑक्सीजन खर्च करता है उतनी ऑक्सीजन 17,000 हेक्टेयर वन में तैयार होती है और वन बचे ही कितने हैं। इस उद्योग प्रधान सभ्यता का केंद्र पूंजी है और धर्म स्वार्थ है। मनुष्य का शोषण कर रहा है देश का। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को भारी हानि उठानी पड़ी। निस्संदेह साक्षरता, प्रसार और रोगों के निराकरण के महत्वपूर्ण उपाय भी हमने सोचे हैं। यद्यपि अभी भी देश के बहुत से भागों में निरक्षरता और बीमारी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। जन कल्याण की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ संकल्प है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। इन योजनाओं के पूरे होने के संबंध में जो प्रयास अब तक किया गया है उससे भी हमें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। फिर भी जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नज़र डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं। यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्ष की घटनाओं का वर्णन मैं एक वाक्य में करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि संविधान में दिए गए निर्देशों के अनुसार हमने समस्त राष्ट्र के साधनों को ऐसे ढंग से जुटाना आरंभ कर दिया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो चुका है। पिछले वर्षों में हमने जो संकल्प और दावे किए थे अब वे मूर्तिमान होने लग गए हैं। इसलिए अब यह समझना कठिन नहीं है राष्ट्र किधर जा रहा है और आगामी 10 या 15 वर्षों में हम किस स्थिति में होंगे। महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। इनमें से एक योजना भाखड़ा नागल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। भाखड़ा नागल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। महोदय, कोसी नदी जिसे शोक और दुख का सूचक माना जाता है इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। अब इस नदी पर काबू पाने और इसकी उपद्रवी लीला समाप्त करने के लिए भी योजना तैयार हो गई है। इस योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है। आशा है इस योजना के निर्माण में बड़े पैमाने पर जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध होंगी। जब यह नया परीक्षण सफल होगा तो महान योजनाओं के निर्माण में और भारत की महान जनशक्ति के उपयोग के संबंध में हमारी जानकारी और अनुभव में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। औद्योगिकरण के क्षेत्र में उन्नति, उत्पादन में
और अधिक वृद्धि और भारत की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विचाराधीन वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। औद्योगिकरण के साथ ही रोजगार के क्षेत्र को विस्तृत करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं। कुटीर उद्योगों और घरेलू धंधों को प्रोत्साहन देकर औद्योगिकरण और रोजगार में समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि यदि भारत के जनसाधारण को उदासीनता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा। इस दिशा में घरेलू उद्योग धंधे बहुत से लोगों को आंशिक या पूर्ण उपयोगी काम देकर इस समस्या का बहुत कुछ समाधान कर सकते हैं। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में पुराने घरेलू उद्योगों को पुनर्जीवित करने और चालू कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की जा रही है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमारी सफलता और भी अधिक है। हमारी नीति, जिसे मैं सक्रिय और स्वउद्देश्य तटस्थता की नीति कहना चाहूँगा, वास्तविक व्यवहार में किसी भी देश अथवा यहाँ के लोगों को अपना शत्रु ना समझने की नीति है। इस नीति के फलस्वरूप हमें विश्व शांति के पक्ष की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है। हम प्रसन्न और आभारी हैं कि संसार के राष्ट्रों में भारत का स्थान इतना ऊंचा है। इंडो चीन निरीक्षण और नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्षता हमने स्वेच्छा से स्वीकार की है और हमें हमारे नागरिक यथासाध्य उस देश में शांतिपूर्ण निर्वाचन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम सभी राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से चाहते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की समस्या शांति और सद्भावना के वातावरण में सुलझ सकी है। शांतिपूर्ण प्रणाली की सफलता का वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुर्भाग्य से भारत में पुर्तगाली बस्तियों की ऐसी ही समस्या है। सुलझाने की दिशा में प्रगति नहीं की जा सकी। मैं आशा करता हूं कि पुर्तगाल इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वाधीनता के अधिकार को स्वीकार करेगा और फ्रांस और ब्रिटेन की सरकारों का अनुसरण करेगा। जैसे ही यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हम अपने सबसे निकट के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अपने सुखद परिवर्तन देखते हैं। पाकिस्तान के लिए हमारे हृदय में सदैव से पूर्ण सद्भावना और शुभकामनाएं हैं।